नमस्कार दोस्तों, सेल्स मास्टरी कोर्स पार्ट 5 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से अब हम अपनी प्रेजेंटेशंस को दे सकते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह से हम अपने क्लाइंट्स की जो ज़रूरतें हैं उनको खोजें या फिर हमारे क्लाइंट्स की जो समस्याएं हैं उनको खोजें। दोस्तों, जब एक बार आपको अपने क्लाइंट्स की ज़रूरतों का पता चल जाता है या फिर अपने क्लाइंट्स की जो समस्या है उनको आप ढूंढ लेते हैं, तो अब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बेनिफिट्स के द्वारा आप अपने क्लाइंट्स की जो समस्या है उसका समाधान आप दे सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में सीखा कि किस तरह से हम प्रोस्पेक्टिंग करें, प्रोस्पेक्टिंग के बाद आपने सीखा कि किस तरह से हम अपने क्लाइंट्स के साथ एक रिश्ता बनाए विश्वास का, ताकि वो हम पे विश्वास करें, हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास करें। और उसके बाद आपने सीखा कि किस तरह से एक जो मानसिक दशा है वो हम अपने क्लाइंट्स की लेकर आएँ, ताकि वो हमें ध्यान से सुने, हमारे प्रोडक्ट के बेनिफिट को ध्यान से सुने। और फोर्थ में आपने सीखा कि किस तरह से हम अपने क्लाइंट्स की समस्याओं को ढूंढें या फिर हम किस तरह से जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनकी समस्याओं को ढूंढकर उसे उस समस्या का समाधान दे सकें, ताकि वो आपसे आपके प्रोडक्ट को खरीदे और साथ ही साथ आपको कुछ और लोगों को भी रेफर करें। दोस्तों, जब आपका क्लाइंट आप पर विश्वास करता है, आपके प्रोडक्ट से उसको बेनिफिट होते हैं, तो वो चाहता है कि उसके जो जानकार हैं उनको भी वो बेनिफिट मिल सके। इसीलिए आपका क्लाइंट हमेशा जब आपसे खुश होगा तो वो आपको कुछ और भी रेफरेंस दे सकता है। दोस्तों, आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपने इस कोर्स के पहले के भाग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप जाइए और पहले के भाग देखिए, क्योंकि उन भाग में जो चीज़ें बताई गई हैं जब तक उनकी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप इस पूरे प्रोसेस को आप नहीं सीखेंगे, तब तक आप सेल्स में मास्टरी नहीं कर सकेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जो इस वीडियो के पहले के भाग हैं उन्हें आप देखें, ताकि आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए और आप अपनी सेल्स को डबल या ट्रिपल कर सकें। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप एक बार अपने क्लाइंट्स की नीड को समझ लेते हैं या फिर अपने क्लाइंट्स की समस्याओं को ढूंढ लेते हैं, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट के द्वारा जो बेनिफिट्स देने वाले हैं अपने क्लाइंट्स को या समाधान देने वाले हैं, उसको सीधे सीधे ना दें, उसको कुछ इस तरह से दें ताकि आपका क्लाइंट्स को ये लगे कि इस समाधान से बढ़िया समाधान दुनिया में किसी और के पास हो ही नहीं सकता। और जब आप इस तरह से अपनी प्रेजेंटेशंस देंगे, इस तरह से जब आप समस्या का समाधान देंगे, तो आपका क्लाइंट आपसे खुश तो होगा ही होगा, साथ में आपको बहुत सारे रेफरेंस भी देगा, ताकि आप उन लोगों को भी जाके इसी तरीके के बेनिफिट दे सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक उदाहरण के रूप में एक प्रोडक्ट का एक प्रेजेंटेशंस देता हूं। ये एक इंश्योरेंस कंपनी का ही एक प्रोडक्ट है और जिसे एक सिस्टम के द्वारा आप इसे समझ पाएंगे कि किस तरह से मैं इसको आपको प्रेजेंटेशंस दे सकता हूं। मान लीजिए मैं एक सेल्समैन हूं और मैं इंश्योरेंस में काम करता हूं और मैं आपके पास मान लीजिए आया और अब मान लीजिए मैंने पूरा प्रोसेस किया जो आपने पहले की वीडियो में देखा, और मैंने आपकी जो ज़रूरत है या फिर आपकी जो समस्या है उसको मैंने ढूंढ लिया। अब मैं अपने प्रोडक्ट के द्वारा या अपने प्रोडक्ट को कुछ इस तरह से आपसे बताऊंगा कि आपकी जो समस्या है या आपकी जो ज़रूरत है वो पूरी तरीके से सोल्व हो जाए और आप मेरे प्रोडक्ट को खरीद लें। तो दोस्तों, इस उदाहरण को आप कुछ इस तरह से लें कि मैं एक सेल्समैन हूँ और आप एक क्लाइंट हैं, और अब आप जानना चाहते हैं कि मेरे पास आपकी समस्या का क्या समाधान है। दोस्तों, मान लेते हैं आपकी एक गुड़िया है 2 या 3 साल की, और आपकी समस्या है कि आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, ताकि जब आपकी गुड़िया बड़ी हो उसकी शादी कर सके। तो दोस्तों, मान लेते हैं कि आपको गुड़िया की शादी के लिए 10-12 लाख रुपए की जरूरत पड़ेगी जब आपकी गुड़िया बड़ी हो जाएगी। तो अब ये एक समस्या है जो आपकी समस्या है, और मान लीजिए मैं सेल्समैन हूँ, मैं इंश्योरेंस में काम करता हूँ
और अब मैं आपको इस समस्या का एक समाधान देता हूँ। तो दोस्तों मेरी जो स्टार्टिंग होगी मैं कुछ इस तरह से स्टार्ट करूँगा। सर जैसे कि आप जानते हैं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं हम सभी को अच्छे स्कूल्स में भेजते हैं या फिर अच्छे कॉलेज में भेजते हैं ताकि हम अच्छी एजुकेशन ले सकें, और अच्छी एजुकेशन लेने के बाद हम या तो कोई जॉब शुरू करते हैं या कोई बिजनेस शुरू करते हैं। और जब हम बिजनेस या जॉब शुरू करते हैं तो उसमें हम कुछ अर्निंग करते हैं, और जो भी हम अर्निंग करते हैं उस अर्निंग का कुछ भाग तो हमारी ज़रूरतों में चला जाता है, हमारे जो भी खर्चे होते हैं, हमारी फैमिली के जो भी खर्चे होते हैं उसमें चला जाता है, और जो भी थोड़ा बहुत बचता है उसका हम क्या करते हैं। तो दोस्तों यदि मैं आपसे पूछूं कि जो थोड़ा बहुत बच जाता है उसका हम क्या करते हैं, तो नॉर्मली इस सवाल का जवाब मुझे मिलता है सर उस पैसे को हम सेव करते हैं। तो मेरा दूसरा सवाल होता है कि इस पैसे को हम कहाँ सेव करते हैं, तो नॉर्मली मेरे को जवाब आता है कि सर इस पैसे को हम बैंक में जमा करते हैं। ओके, तो इस तरह से मुझे क्लाइंट बताते हैं कि इस पैसे को हम बैंक में सेव करते हैं। तो मेरा फिर से सवाल होता है कि सर हम सेविंग क्यों करते हैं, और सामने वाला मुझे जवाब देता है कि सर सेविंग हम लोग इसलिए करते हैं ताकि भविष्य में जो भी हमारी ज़रूरतें हैं वो पूरी हो सके, या फिर भविष्य में अचानक कोई परेशानी आ जाती है, कोई बीमारी आ जाती है, तो उसकी जो ज़रूरत है उसको पूरा करने के लिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हम सेविंग करते हैं। फिर उसके बाद मेरा सवाल होता है यदि हम सेविंग ना करें तो उसके क्या परिणाम होंगे। सामने वाला व्यक्ति कह सकता है कि सर यदि हम सेविंग नहीं करते हैं तो उसका परिणाम ये हो सकता है कि जब हमें पैसों की ज़रूरत होगी, मान लीजिए कुछ एक्सीडेंट हो गया या बीमार हो गए, और उस वक्त यदि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सही से इलाज नहीं करवा पाएंगे, या फिर बच्चे की शादी करनी है और हमारे पास पैसा नहीं है तो हम उसकी शादी में कहीं से बाहर से उधार लेना पड़ेगा, और फिर वो कर्जा हमारे सर पे रखा रहेगा और हमें वो कर्जा उतारने में ही पूरा जीवन लग सकता है, या इस तरह से और भी बहुत सारी समस्याएं सामने वाला बता सकता है। तो दोस्तों जब हम इस तरह से सवाल करते हैं कि आप की जो सेविंग करना ज़रूरी क्यों है, तो वो जब इस तरह से कारण हमें गिनाता है तो इसका मतलब वो अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो उससे ये भी पूछ सकते हैं कि सर यदि भविष्य में आप सेविंग करना चाहें तो वो कौन सी ज़रूरतें हो सकती हैं जिस वजह से आप भविष्य में सेविंग करना चाहेंगे, तो वो बहुत सारी चीज़ें बता सकता है। दोस्तों अब यहाँ पे हमें जो सवाल करना है वो इस तरह से करना है कि सामने वाले से जब हमने पूछा कि आप ज़्यादातर सेविंग कहाँ करते हैं, तो नॉर्मली लोग बताते हैं कि सर हम बैंक में सेविंग करते हैं। ओके, तो अब हम उनसे अपनी प्रेजेंटेशंस है उसको देना शुरू करते हैं। उसके लिए हम एक कॉलम बनाएंगे, उसमें हम एक काल्पनिक पात्र को लेंगे। मान लेते हैं हम उससे कहते हैं कि सर मान लीजिए एक व्यक्ति है अनिल, और अनिल की एक गुड़िया है 2-3 साल की, और अनिल जी चाहते हैं कि जब वो बड़ी हो जाए तो उनके पास 10-12 लाख रुपया होना चाहिए ताकि वो उसकी शादी एक अच्छे परिवार में कर सके, धूमधाम से कर सके। तो ये अनिल जी की समस्या है और वो चाहते हैं बैंक में उसकी शादी के लिए पैसा सेव करना। और इस तरह से हम कहते हैं कि मान लीजिए वो ज़्यादा अर्न नहीं करते हैं, वो मुश्किल से 150 या 200 रुपये पर डे की सेविंग कर सकते हैं। यदि हम इस सेविंग को कैलकुलेट करें महीने में तो मान के चलते हैं कि वो 5,000 रुपये सेव कर पाते हैं, और इस तरह से वो पूरे साल में 60,000 रुपया सेव कर लेते हैं। और बैंक में वो सेविंग कर रहे हैं, अगले साल अचानक उनके साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है और उस दुर्घटना में उनके हाथ या पाँव चले जाते हैं। अब वो काम नहीं कर सकते, अब वो पैसा नहीं कमा सकते, तो क्या बैंक ऐसे में उन्हें पैसा देगा इलाज के लिए? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि नहीं, बैंक इलाज के लिए कोई पैसा नहीं देता है। दूसरा मेरा सवाल होता है, क्या ऐसे में जो किस्त वो जमा कर रहे थे बैंक के अंदर अपनी बेटी की शादी के लिए, तो क्या ऐसे में बैंक उनके अकाउंट में अपने पास से वो किस्त जमा करेगा? तो नॉर्मली जो जवाब आता वो यही आता है कि नहीं, बैंक अपने पास से उनके नाम की किस्त नहीं जमा करेगा। तो उसके बाद मेरा नेक्स्ट सवाल होता है कि मान लेते हैं उस एक्सीडेंट में उस अनिल जी की डेथ हो जाती है,
तो ऐसे में अब उनकी जो फैमिली है उनके पास खर्चा चलाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है। तो क्या ऐसे में बैंक उनको कुछ खर्चे पाने के लिए पैसा देगा? तो ज़्यादातर सवाल आता है नहीं देगा। हाँ, वही देगा जो उनका बैंक में जमा हुआ था। अब ऐसे में ज़्यादातर लोग मना करेंगे कि बैंक कुछ भी नहीं देता है। ओके, इसके बाद मेरा नेक्स्ट सवाल होता है कि अब मान लेते हैं अनिल जी को कुछ नहीं होता है और अनिल जी पूरा पैसा जमा करते हैं और मान लीजिए 10 साल तक वो लगातार पैसा जमा करते हैं और 10 साल बाद अचानक कुछ ऐसा घटता है, वो पैसा जमा नहीं कर पाते हैं। तो जब उनकी बेटी बड़ी हो जाती है, शादी लायक हो जाती है, वो पैसा लेने जाते हैं, तो बैंक से जो भी पैसा मिलेगा, जो भी ब्याज वगैरह लगा के जो भी पैसा उनको मिलेगा, क्या उसका टैक्स उसको देना होगा या नहीं देना होगा? तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि सर टैक्स देना होगा। तो इस तरह से मैं उनसे कुछ सवाल करता हूँ। उसके बाद मैं एक बैंक और बनाता हूँ। मान लीजिए ये बैंक है ABC, एक बैंक है, और मान लेते हैं आप ABC बैंक में जाते हैं और एक अकाउंट खोलते हैं और हर महीने का 5,000 रुपये यहाँ पे सेव करना शुरू करते हैं। आप यहाँ पर भी साल में 60,000 रुपये बचाते हैं और सेम इंसिडेंट मान लीजिए यहाँ हो जाता है। तो ऐसे में ABC बैंक आपको इलाज के लिए पैसे देता है, साथ के साथ आपके अकाउंट में जो किस्त आप जमा कर रहे थे वो किस्त अपने पास से करना शुरू कर देता है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों बैंक में से बढ़िया बैंक कौन सा है या अच्छा बैंक कौन सा है? तो ज़्यादातर मुझे जो जवाब आता है वो आता है ABC बैंक अच्छा है। ओके, सेकंड चीज़ फिर मैं उनसे पूछता हूँ, मान लीजिए उस इंसिडेंट में अनिल जी की डेथ हो जाती है। अब उनकी फैमिली को पैसों की ज़रूरत है और वो ABC बैंक जाते हैं। तो ABC बैंक उनको कहता है कि ठीक है, आपके हस्बैंड नहीं रहे और आपको खर्चे की ज़रूरत है, इसलिए हम आपको हर साल 90,000 रुपया देंगे ताकि आपका खर्चा चलता रहे, और इसके साथ साथ आपके अकाउंट में हम वो किस्त भी जमा करते रहेंगे जो आप करते थे या आपके हस्बैंड करते थे। तो यदि आपको 90,000 रुपया भी मिलता है अनिल जी की फैमिली को और साथ ही साथ उनकी किस्त भी जमा होती है, तो दोनों बैंकों में से अच्छा वाला बैंक कौन सा है, बढ़िया वाला बैंक कौन सा है? तो ज़्यादातर जवाब आता है कि ABC बैंक ही बढ़िया बैंक है। उसके बाद मेरा सवाल होता है, मान लीजिए उनके साथ ऐसा कोई भी इंसिडेंट नहीं होता है और वो यहाँ पर भी 10 साल तक रेगुलर पैसा जमा करते हैं और 10 साल बाद नहीं कर पाते हैं किसी वजह से। तो अब यहाँ पे जब बेटी बड़ी हो गई, अब शादी के लिए पैसा लेने जाते हैं, तो यहाँ पे पैसा उनको जो मिलेगा, मान लीजिए जो भी मिलेगा, मान लीजिए 12 लाख 13 लाख रुपया उनको पैसा मिलता है, तो क्या उसका टैक्स उनको देना होगा या नहीं देना होगा? तो दोस्तों ज़्यादातर लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि देना होगा या नहीं देना होगा। उनको मैं बताता हूँ कि यहाँ पे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, यहाँ पे आपको टैक्स फ्री है। दोस्तों इसके बाद मैं उनसे पूछता हूँ कि यदि आप अपनी बच्ची के लिए सेविंग करना पसंद करें तो आप किस बैंक में सेविंग करना पसंद करेंगे? तो ज़्यादातर मुझे जवाब आता है सर ABC बैंक में ही पसंद करेंगे। उनसे मेरा सवाल होता है क्यों आप ABC बैंक में ही सेविंग करना पसंद करेंगे? तो अब वो मुझे वो कारण बताते हैं जिस वजह से वो ABC बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं या वहाँ पर अकाउंट खोलना चाहते हैं, और इस तरह से मैं उनको कन्वेंस कर लेता हूँ ताकि वो ABC बैंक में उस सेविंग अकाउंट को खोल लें। और फिर उनको मैं पूरा बताता हूँ कि देखिए कौन सा प्लान आपके लिए सबसे बेस्ट है और कौन से प्लान में आपको ये सारे के सारे बेनिफिट एक साथ मिल रहे हैं। और दोस्तों इस तरह से मैं सामने वाले को जो प्रेजेंटेशंस होती हैं वो देता हूँ, और देने के बाद सामने वाले को लगता है कि यस यही मेरे समस्या का परफेक्ट समाधान है, और सामने वाला मुझसे इस पॉलिसी को या इस सेविंग प्लान को खरीद लेता है। तो दोस्तों एक उदाहरण के माध्यम से आपने समझा कि किस तरह से हम सामने वाले व्यक्ति को अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि उसकी समस्या का समाधान दे सकते हैं। और जब हम इस तरह से सामने वाले को एक समाधान देंगे तो सामने वाला बहुत ही जल्दी आपके प्रोडक्ट को या आपके जो भी प्लान है उसको खरीद लेगा, क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ हम लॉजिकली समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। क्योंकि आजकल हम लॉजिकली बहुत ज़्यादा हर चीज़ों में मतलब लॉजिक लगाते हैं
और जिस वजह से यदि आप सामने वाले को पूरी लॉजिक के साथ कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं तो सामने वाला उस हर इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेता है और इस तरह से वो आपके प्रोडक्ट को खरीद लेता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने सीखा कि किस तरह से हम अपनी प्रेजेंटेशंस दे सकते हैं और हमारा क्लाइंट हमारे प्रोडक्ट को खरीदने के लिए तैयार हम लोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह से आप भी आपका जो भी प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपकी सर्विस है और उसका जो भी सबसे बड़ा बेनिफिट है उसको आप कुछ इस तरह से प्रेजेंट करें कि सामने वाले को यह लगे कि इससे बढ़िया समाधान दुनिया में और किसी के पास हो ही नहीं सकता और वो फौरन बिना देर करे आपसे आपके प्रोडक्ट को खरीद ले। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशंस को दे सकते हैं और सेल्स को क्लोज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो मैं चाहता हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ आइकॉन बेल को दबाएं ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें तो आपके दोस्त भी इन सारी टेक्निक को सीख कर अपनी सेल्स को डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।